पत्नी के नजरिए से देखें कि यदि आपकी मैरिज वॉइडेबल है भी, पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अगर हम इसे पति के नजरिए से देखें तो पति को ये पता होना चाहिए कि सिर्फ वॉइडेबल मैरिज कह करके मेंटेनेंस से नहीं बचा जा सकता। और तीसरा पॉइंट पति पत्नी लॉयर स्टूडेंट सभी के लिए है। और चौथा पॉइंट कोर्ट्स के लिए है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों ज़रा सोचिए, आपकी शादी बड़ी धूमधाम से होती है, रिश्तेदार, बारात, 7 फेरे सब कुछ है। लेकिन शादी के बाद अचानक सच्चाई सामने आती है कि पति या पत्नी ने कोई बड़ी बात छुपाई है, या आपके साथ फ्रॉड हुआ है, या आपकी कंसेंट शादी के लिए ज़बरदस्ती ली गई है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसी शादी वैलिड है, और क्या ऐसी शादी जिसकी वैलिडिटी पर डाउट है, क्या ऐसे में पत्नी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? दोस्तों फैमिली कोर्ट का कहना था नहीं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था हाँ। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट पर बात करने जा रहे हैं, जहां पर एक पत्नी के मेंटेनेंस की बात आई, वो भी ऐसी मैरिज जो कि वैलिड मैरिज नहीं थी। दोस्तों इसी जजमेंट से हम समझेंगे कि वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस में क्या फ़र्क है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या कहना है, और साथ ही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी समझेंगे। तो इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले केस का बैकग्राउंड जान लेते हैं। दोस्तों ये केस चंदौली फैमिली कोर्ट से शुरू हुआ। पत्नी ने सेक्शन 125 CRPC में अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम किया, जो कि उसने अपने लिए और अपनी माइनर बेटी के लिए किया। दोस्तों फैमिली कोर्ट ने बेटी को तो मेंटेनेंस दे दिया, लेकिन पत्नी के मेंटेनेंस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। और दोस्तों फैमिली कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि पत्नी ने अपनी मेंटेनेंस पिटीशन में ये एक पॉइंट लिखा था कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। शादी के समय उसकी जो कंसेंट ली गई उसे डिसीव करके ली गई। उसे शादी के बाद पता लगा कि पति ऑलरेडी शादीशुदा था और उसका ऑलरेडी डाइवोर्स भी हो चुका था, यानी कि एक बहुत बड़ी बात थी जो कि पत्नी से शादी के टाइम पर छुपाई गई थी। और ये भी एक कारण था कि जिस वजह से पत्नी अपने पति से अलग रह रही थी। ऐसे में फैमिली कोर्ट का कहना था क्योंकि शादी फ्रॉड से हुई है, शादी वॉइडेबल है, इसलिए पत्नी मेंटेनेंस के लिए हकदार ही नहीं है। दोस्तों पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जो मेजर इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज थे उसे जान लेते हैं। सबसे पहला इशू ये था कि क्या वॉइडेबल मैरिज होने से पत्नी मेंटेनेंस का हक खो देती है। दूसरा पॉइंट ये कि क्या वॉइडेबल मैरिज अनलमेंट तक वैलिड मानी जाएगी, यानी कि जब तक वॉइडेबल मैरिज को वॉइड करार नहीं कर दिया जाएगा तब तक वो वैलिड मानी जाएगी। तीसरा पॉइंट ये था कि क्या फैमिली कोर्ट ने जो सेक्शन 125 CRPC सबसेक्शन 4 को लागू किया, जिसके तहत पत्नी के मेंटेनेंस को रिजेक्ट किया गया, क्या वो सही था। और चौथा पॉइंट ये था कि सेक्शन 125 CRPC जिसमें पत्नी मेंटेनेंस लेती है, उसका असली मकसद क्या है। क्या वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर देखा जाना चाहिए, या फिर उसका एक ह्यूमन अप्रोच लेकर के देखना चाहिए। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में क्या फ़र्क है इसको भी डिस्कस किया। दोस्तों वैलिड मैरिज वो मैरिज है जहां पर सब कुछ सही तरीके से परफॉर्म किया जाता है, यानी कि मैरिज के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूं आपको। लड़के की उम्र सही है, यानी कि लड़का 21 से ऊपर है, लड़की की उम्र सही है, लड़की 18 से ऊपर है, दोनों का कोई भी स्पाउस जीवित नहीं है, दोनों में से कोई भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, और जो मैरिज की गई है वो पूरे रीति रिवाज के अनुसार की गई है। ये है वैलिड मैरिज, जिसे कानूनी रूप से सभी मान्यताएं मिलती हैं, पति पत्नी के सारे राइट्स क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि राजेश और सुनीता की शादी सभी नियमों के हिसाब से हुई तो उसे वैलिड मैरिज कहा जाएगा। दूसरा है वॉइड मैरिज, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 में आती है।
देखिए इसमें सबसे पहले तो आता है बाइगेमी, जहां पर पहले से शादीशुदा होकर के दोबारा शादी की जाती है, तो ऐसी मैरिज जो कि सेकंड मैरिज है वो पूरी तरह से वॉइड है। इसी तरह यदि पति पत्नी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आते हैं, तो भी जो मैरिज होगी वो वॉइड होगी, कानून की नज़र में उसकी वैल्यू जीरो होगी। इसके बाद आता है स्पिंडा रिलेशनशिप। देखिए कानून में कुछ रिलेशनशिप बिल्कुल ही गलत बताए गए हैं, इलीगल हैं, और अगर उन रिलेशनशिप में मैरिज होती है तो वो वॉइड मैरिज करार की जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं वॉइडेबल मैरिज की, जो कि इस केस में मेन पॉइंट था। देखिए वॉइडेबल मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में डिफाइन की गई है। देखिए ऐसी मैरिज जहां पर फ्रॉड हो या फोर्स हो, या फोर्स या फ्रॉड से पार्टी का कंसेंट लिया गया हो, तो ऐसी मैरिज वॉइडेबल मैरिज में आती है। अगला आधार है इम्पोर्टेंसी का, यानी कि अगर दोनों पति पत्नी में से कोई भी इम्पोर्टेंट हैं, बच्चे करने में वो सक्षम नहीं है, तो ये भी एक आधार है, और ये बात शादी से पहले नहीं बताई जाती है, तो ये एक आधार दिया गया है। मैरिज वॉइडेबल होगी और मैरिज को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि शादी के समय पर अगर पत्नी किसी और से प्रेग्नेंट है तो ये एक बड़ा ग्राउंड है वॉइडेबल मैरिज का। और चौथा पॉइंट ये है कि मानसिक अस्थिरता, यानी कि किसी को मेंटल कोई प्रॉब्लम है और ये बात उस टाइम पर पता नहीं है और बाद में पता लगती है, तो ऐसे में ऐसी मैरिज वॉइडेबल मैरिज कहलाई जाएगी। दोस्तों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वॉइडेबल मैरिज वैलिड होती है जब तक कि उसे अनल ना कर दिया जाए। यानी कि जहाँ पर वॉइडेबल मैरिज है, जहाँ पर फ्रॉड है, फोर्स है, वो मैरिज भी वॉइडेबल मैरिज की कैटेगरी में आएंगी, लेकिन अगर उसे अनल नहीं किया जाता तो वो वैलिड मैरिज में ही आएंगी। यानी कि वॉइडेबल मैरिज का मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी तब तक वैल्यू है जब तक कि उसे कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कराया जाता। और केस आप तब डाल सकते हैं जब आपको जो भी फ्रॉड आपके साथ हुआ है उसकी नॉलेज होती है, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको केस डालना पड़ेगा। अगर आप ये केस डाल करके मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा लेते हैं तो वॉइडेबल मैरिज नल एंड वॉइड बन जाएगी। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो वॉइडेबल मैरिज वैलिड मैरिज कहलाएगी, और जब तक वो वॉइडेबल है तब तक उसे वैलिड ही माना जाएगा। दोस्तों ये केस जब ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंचा तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को। फैमिली कोर्ट ने कहा था कि पत्नी ने अपनी पिटीशन में ये मेंशन किया है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, एक तरह से शादी वॉइडेबल है। ऐसे में सेक्शन 125 CRPC का सेक्शन 4 लागू होगा, और ऐसे में पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है क्योंकि मैरिज ही वॉइडेबल है, ऐसा फैमिली कोर्ट का कहना था। लेकिन इस पर हाई कोर्ट के द्वारा कुछ अलग ही अप्रोच ली गई। देखिए हाई कोर्ट का कहना था कि वॉइडेबल मैरिज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो वॉइड मैरिज है। जब तक कि अनलमेंट नहीं हुई तब तक वॉइडेबल मैरिज ही वैलिड मैरिज ही मानी जाएगी। हाई कोर्ट का कहना था कि सेक्शन 125 CRPC महिलाओं के लिए, पत्नियों के लिए एक वेलफेयर का सेक्शन है, डेस्टिट्यूशन को रोकने के लिए है, और फैमिली कोर्ट के द्वारा जो हाइपोथेटिकल रीजनिंग दी गई है वो बिल्कुल ही गलत है। पत्नी को मेंटेनेंस से वंचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स का भी हवाला दिया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेंटेनेंस वॉइड और वॉइडेबल शादी में भी मिल सकता है, लिव इन रिलेशनशिप में भी मेंटेनेंस का हक हो सकता है। और जो सेक्शन 125 CRPC है ये एक सोशल जस्टिस लेजिस्लेशन है, इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, इसे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ देखना चाहिए, इसमें सख्त और रिजिड अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि फैमिली कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल गलत है। ऐसे में फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया गया, केस को दोबारा से फैमिली कोर्ट भेजा गया विद डायरेक्शन कि 3 महीने में नया डिसीजन, नए निर्देश इस केस में दिए जाएं। और दोस्तों जहां तक बेटी के मेंटेनेंस का सवाल था उसे जारी रखने के आदेश दिए गए। केवल और केवल पत्नी के क्लेम को मेंटेनेंस पर डिसाइड किया जाएगा, फ्रेश डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि अब मैटर को रिवर्ट बैक कर दिया गया फैमिली कोर्ट के पास विद डायरेक्शन कि वॉइडेबल मैरिज को वॉइड नहीं मानना है।
जब तक वॉइडेबल मैरिज annul नहीं हो जाती है तब तक वो वैलिड है और ऐसे में पत्नी मेंटेनेंस के लिए हकदार होगी, एंटाइटल्ड होगी। दोस्तों, इस केस से हमें क्या प्रैक्टिकल टेक अवे मिलते हैं इसे जान लेते हैं। यदि हम पत्नी के नज़रिए से देखें तो उन्हें ये सीख मिलती है, ये पता लगता है कि यदि आपकी मैरिज वॉइडेबल है भी तो भी वो वैलिड मानी जाएगी जब तक कि उसे कोर्ट के द्वारा annul नहीं किया जाता, नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाता। यानी कि वॉइडेबल मैरिज में भी एक पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अगर हम इसे पति के नज़रिए से देखें तो पति को ये पता होना चाहिए कि सिर्फ वॉइडेबल मैरिज कह करके मेंटेनेंस से नहीं बचा जा सकता। ऐसे में वॉइडेबल मैरिज को वॉइड करार करना बहुत ही ज़रूरी होगा। और तीसरा पॉइंट पति पत्नी लॉयर स्टूडेंट सभी के लिए है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी को हमेशा से ही ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखना होगा, प्रेसिडेंट्स को स्टडी करना होगा, इसमें एक लिबरल अप्रोच लेनी होगी जो कि महिलाओं के वेलफेयर के लिए है। और चौथा पॉइंट कोर्ट्स के लिए है कि टेक्निकल पॉइंट से ज़्यादा ज़रूरी है न्याय और सोशल जस्टिस। यानी कि टेक्निकल पॉइंट के चलते किसी को अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो ऐसे टेक्निकल पॉइंट का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे टेक्निकल पॉइंट को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए और जो भी रिलीफ है, जो भी जस्टिस है, उसे डिलीवर करना चाहिए। ये कोर्ट के लिए सीख है। दोस्तों, आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि मेंटेनेंस के कानून का मिसयूज़ हो रहा है? क्या हस्बैंड को भी खास कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए या फिर मेंटेनेंस एक एब्सोल्यूट राइट बन गया है जो कि पति को पत्नी को देना ही देना है? दोस्तों, इस केस जजमेंट पर आपके क्या विचार है ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस केस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।